नमस्कार साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग मनोविज्ञान की तीसरी क्लास लेंगे और इसमें हम लोग वंशानुक्रम एवं वातावरण पढ़ेंगे और इसके साथ पिछले चैप्टर जो हमने विकास एवं वृद्धि पढ़ा उससे संबंधित जो परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, अपने इस वीडियो की। आइए साथियों, हमने पिछला चैप्टर जो है विकास एवं वृद्धि पढ़ा था। तो ये वृद्धि की देखिए प्रश्न हैं और जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको देखते चलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसको वन लाइनर क्वेश्चन है, आप कॉपी में भी इनको नोट करते चलें। साथ साथ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रश्न पूछा गया था, ये हरियाणा टेट 2011 में पूछा गया था कि वृद्धि क्या है। तो उसमें ऑप्शन था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इस हिसाब से आपका आंसर एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गया था। यूपी टेट 2019 में भी प्रश्न पूछा गया है कि वृद्धि क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन था जो वृद्धि है गर्भावस्था से और प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि जो है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, इसमें ये विकल्प था और ये वाला विकल्प बिल्कुल सही था। तीसरा प्रश्न आया है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग किसमें? कोशीय वृद्धि के संबंध में भी किया जाता है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है। देखिए यूपी टेट 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें ये विकल्प में था कि वृद्धि क्या होती है या वृद्धि कैसे होती है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में उदाहरण के लिए लंबाई, भार, चौड़ाई और आकार, यानी वृद्धि जो होती है वो लंबाई में हो सकती है, भार में, चौड़ाई में और आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विकास में, विकास से संबंधित देखिए कुछ प्रश्न आए हैं परीक्षा में। विकास जो है ये सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर ये चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये प्रश्न हरियाणा टेट में 2 बार आया था, 2013 2015। और शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि शरीर के परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। अगर ऐसा भी आ जाए प्रश्न में तब भी आपका ये आंसर सही होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका सी टेट 2014 में ये पूछा गया है और यूपी टेट जूनियर लेवल में 2019 में पूछा गया। हरियाणा टेट में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। विकास से संबंधित एक और प्रश्न है जो एमपी टेट में पूछा गया था। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल होता है। विकास में क्या शामिल होता है प्रश्न था, तो इसके विकल्प में है कि इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वृद्धि एवं विकास में अंतर भी हमने आप लोगों को पढ़ाया है। तो देख लीजिए, वृद्धि एवं विकास से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन किसमें होता है? शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन किसमें होता है? तो वृद्धि में होता है। यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये सीटेट में 2 बार प्रश्न आ चुका है। 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था, इसके अलावा ये 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। मापन योग्य क्या होता है? तो ये लंबाई, चौड़ाई, भार आदि मापते हैं, ये वृद्धि में होता है। ये छत्तीसगढ़ टेट जो हुआ था 2011 में उसमें प्रश्न पूछा गया था। मापन योग्य नहीं है, केवल अवलोकन योग्य है, वो क्या है? विकास। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बल्कि बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। तो ये क्या होता है? तो इसमें प्रश्न हरियाणा टेट में पूछा गया था। वृद्धि होती है। और विकास का अर्थ व्यापक होता है। यहाँ पर देखिए विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली है, तो ये भी देखिए परीक्षा में पूछ गया है।
वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यह विकास का एक ही तत्व या घटक होता है, हरियाणा टेट में पूछा गया है। और विकास का अर्थ कैसा होता है, व्यापक होता है। इसके अलावा वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई देते हैं, जबकि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई नहीं देते हैं। ये राजस्थान टेट में पूछा गया था 2011 में। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं तथा प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है, और विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर सीमा आदि में अंतर होता है। तो ये विकास एवं वृद्धि हमने आपको पढ़ा है। यहाँ से देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर आप इसको सही से पढ़ें, कॉपी में लिखें, नोट करें। यहाँ से आपको प्रश्न मिलने के चांस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपी असिस्टेंट टीचर 2019 में जो आपकी सुपर टेट हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया है, और फिर ये सीटेट जूनियर लेवल में 2012 में पूछा गया है। बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से राजस्थान टेट में पूछा गया, एमपी टेट में पूछा गया, तो यूपी टेट में भी पूरा संभावना है आने की यहाँ से क्वेश्चन। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, और उसमें 4 विकल्प आपको मिलेंगे। एक विकल्प ऐसे पूछ सकता है, कौन सा कारक निम्न में से वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। इस प्रकार से इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग कर देगा, तो वही आपको छांटना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम पहला आपका जो प्रभावित करने वाला कारक कारक है, वो क्या है, वंशानुक्रम। यानी कि वंशानुक्रम जो होता है ये भी वृद्धि एवं विकास में काफी इफेक्टिव रहता है। जैसे किसी घर में उसके दादी बाबा और माता पिता या और भी लोग लंबे हैं, लंबाई में हैं, शरीर सुडौल है, तो उसी प्रकार का उनका भी शरीर उस पे चला जाता है। या किसी कोई भी जो बीमारियां होती हैं अगर पूर्वज में किसी के पास आपके पास रही हो, तो वो बीमारी भी वंशानुक्रम के जरिए आ जाता है। पौष्टिक भोजन, देखिए पौष्टिक भोजन खाने से भी वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। अगर आप सही से पौष्टिक भोजन करेंगे तो आप शरीर में अच्छे बनेंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत बनेंगे, आपके पास ताकत होगी। शुद्ध हवा तथा प्रकाश, देखिए शुद्ध हवा और प्रकाश ये भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर हम शुद्ध हवा नहीं लेंगे या हमें सही से प्रकाश से हमारी हड्डियां मजबूत होती, विटामिन डी मिलता है, तो उस वो भी हमारे लिए जरूरी है। शुद्ध हवा नहीं लेंगे तो हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, हमें दिक्कत महसूस होगी, बीमार हो सकते हैं। यौन विभेद भी वृद्धि एवं विकास में काफी प्रभावित करते हैं। यौन विभेद जैसे लड़का या लड़की हुई, तो कुछ लोग क्या करते हैं, लड़कों को अच्छा अच्छा खाने के लिए देते हैं, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको वो चीजें नहीं देते। लड़कों को दूध दे देंगे तो लड़कियों को दूध नहीं देंगे, तो कई सारे कारण बन जाते हैं। तो ये भी यौन विभेद विभेद जो होता है ये भी आपका विकास और वृद्धि में प्रभावित करता है। इसके बाद बुद्धि, बुद्धि भी इसमें प्रभावित कर सकती है कि बुद्धि अगर आप में बुद्धि सही है, आपकी बुद्धि तीव्र है, तो आपका विकास जल्दी से होगा। लेकिन आप मंद बुद्धि के बालक हैं तो वही वृद्धि आपकी धीमे गति से होती है। अंतरस्रावी ग्रंथियां, शरीर के अंदर अंतरस्रावी ग्रंथियों से भी काफ़ी वृद्धि एवं विकास में अंतर आता है। इसके अलावा रोग एवं चोट, अगर आपको बचपन में ही अगर आप किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो भी आपका विकास जल्दी नहीं हो पाता, शारीरिक विकास देरी से होता है। चोट लगने से भी शरीर प्रभावित होता है। इसके अलावा पारिवारिक परिस्थितियां जो होती हैं ये भी प्रभावित करती हैं। अगर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है तो सही से उसका लालन पालन नहीं हो पाता है, उसका वृद्धि एवं विकास में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसका संस्कृति संस्कृत बताइए। तो फिर ये वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं सबको क्लियर हो गए, आगे बढ़ा जाए? ठीक है, चलिए देखिए विकास के पक्ष से भी आपके सीटेट और यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और विकास के पक्ष से सीटेट में तो 3 बार प्रश्न आया है, और यूपी टेट में आपका 1 बार प्रश्न पूछा गया है। तो विकास का पहला पक्ष है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास,
चौथा है संवेगात्मक विकास और पाँचवाँ है नैतिक विकास। तो ये पाँचों ही विकास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विकास के कौन-कौन से पक्ष हैं? तो इसमें 4 विकल्प देगा, 1 विकल्प नहीं होगा, उसको आपको सिलेक्ट करके देखना है, ठीक है? शारीरिक में शारीरिक शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास में मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, सामाजिक विकास में समाज संबंधी व्यवहारों का विकास होता है, संवेगात्मक में संवेग संवेग जो होते हैं हँसना, रोना, गाना इस प्रकार से जो भी हैं वो संवेगात्मक विकास होता है और नैतिक में आपके जो नैतिक गुण होते हैं उसका विकास होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, वंशानुक्रम क्या होता है? तो वंशानुक्रम क्या है कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके माध्यम से माता-पिता के गुण संतानों में मिलते हैं। वह जैविक प्रक्रिया जिसके माध्यम से अ, माता-पिता के गुण संतानों में मिलते हैं, उसे वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम कहते हैं और ये वंश परंपरा, पैतृकता या इसे आनुवंशिकता भी कहा जाता है। तो ये हो गई वंशानुक्रम की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम को की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी वंशानुक्रम की प्रक्रिया। यह शरीर की कोशिकाओं में होता है यह शरीर की कोशिकाओं में होता है और जो कि संयुक्त कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? इसे संयुक्त कोशिका यानी ज़ायगोट कहते हैं। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 जिसको हम लोग 23 जोड़ी बोलते हैं या 23 समूह होते हैं। जिनमें 22 जोड़ी सभी में समान होते हैं और 23वीं जोड़ी जो होती है गुणसूत्र, वो लिंग का निर्धारण करती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए। देखिए, ये संयुक्त कोष क्या होता है, जिसे ज़ायगोट कहा जाता है। तो संयुक्त कोष जो है, इसमें पितृकोष और मातृकोष दोनों के गुणसूत्रों से मिलकर चूँकि पितृकोष में 23 गुणसूत्र होते हैं और मातृकोष में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों से ही लिंग का निर्धारण होता है, बालक या बालिका का निर्धारण होता है। मानव शरीर कोषों का योग है मानव शरीर कोषों का योग है और शरीर का प्रारंभ केवल एक कोष में होता है और जिसे हम संयुक्त कोष कहते हैं। भ्रूण में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है यानी 23 जोड़ी होती है। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान पाए जाते हैं जिन्हें आत्मज गुणसूत्र कहते हैं। 22 जोड़ी तो पुरुष में भी 22 होंगे और स्त्री में 22 होंगे। लेकिन जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो उसे लिंग गुणसूत्र कहलाता है जो कि मेल में XY और फीमेल में XX होता है। मेल में XY और फीमेल में XX होता है। और वंशानुक्रम की जो दर होती है वो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32 के रूप में बढ़ती है और जबकि माता के 50% और पिता के 50% गुण और लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के XY और माता के XX गुणसूत्र से मिलकर होता है। अगर X और X गुणसूत्र मिलता है तो XX गुणसूत्र बनता है यानी कि लड़की बनेगी, लड़की होगी और X और Y अगर गुणसूत्र मिलता है जो XY गुणसूत्र बना जिसको हम लोग यहाँ लड़का होगा। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के XY गुण से और माता के XX गुणसूत्र से होता है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर समझिए। आइए वंशानुक्रम के नियम को समझते हैं। लॉ ऑफ हेरिडिटी। पहला नियम है समानता का नियम। समान समान को जन्म देता है। समानता का नियम क्या कहता है कि समान समान को जन्म देता है, मानव मानव को और पशु पशु को जन्म देता है। दूसरा है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम रंग, रूप, बुद्धि, स्वभाव का अलग-अलग होना, ये विभिन्नता का नियम कहलाता है। और प्रत्यागमन का नियम, बालक में अपने माता-पिता के ठीक विपरीत गुणों का होना, ये प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। क्योंकि उसके पूर्वजों के भी गुण आ जाते हैं, जो कि माता-पिता के विपरीत गुण हो जाते हैं। ऐसे गुणों को हम लोग प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। वंशानुक्रम के सिद्धांत देख लीजिए। बीज कोषों जिसको जनन द्रव्य या निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, जिसके उत्पादक कौन थे? बीज में। बीज कोषों या जनन द्रव्य निरंतरता सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? बीज में। बीज कोषी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बीज में क्या कहते हैं कि बीज कोष जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वंशानुगत सिद्धांत का जनक कौन है? मेंडले है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? मटर पर किया था और काले व सफेद चूहों पर किया। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। और गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत देख लीजिए। गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत, बालक में गुणों का हस्तांतरण माता-पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। ये गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत है, आनुवांशिक सिद्धांत है। और वो कहते हैं कि बालक में जो गुणों का हस्तांतरण है, वो माता-पिता से ना होकर उनके पूर्वजों से, दादा, बाबा, नानी, नाना किसी से भी हो सकता है। जैसे मंद बुद्धि माता-पिता का बालक प्रतिभाशाली होता है। अगर कोई जिसके पिता मंद बुद्धि के हैं, हो सकता है उसका बालक बहुत प्रतिभाशाली निकल जाए। जैसे आपने सुना होगा कि रिक्शे वाले का लड़का डीएम बन गया या सब्जी बेचने वाला का डीएम, क्योंकि उसके माता-पिता इतने पढ़े-लिखे नहीं थे, मंद बुद्धि के थे, नहीं पढ़े, लेकिन बालक प्रतिभाशाली था और वो उस प्रतिभा से वो सफल हो गया। डार्विन का सिद्धांत क्या है? निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन। डार्विन महोदय कहते हैं कि निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन, यानी कि घर की पारिवारिक स्थिति जो होती है, उसके अनुसार भी बहुत सारे परिवर्तन वंशानुक्रम के अनुसार भी हो जाते हैं। तो ये आपके वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है सारे नियम। आप लोग इसको ज़रूर कॉपी में लिख लें। नोट्स हमारे साथ बनाते समय, और हमने पहले ही बता दिया, ये हमारे नोट्स नहीं है, ये 100% एग्ज़ाम नोट्स है। यहाँ से 100% आपके सवाल फँसेंगे। चलिए आगे देखिए, वातावरण को समझते हैं, एनवायरनमेंट। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण जो शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि माने होता है चारों ओर, आवरण माने घेरा। यानी कि जो चारों ओर तरफ हमारा घेरा है, अर्थात व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है, वह क्या है? वातावरण है। और वातावरण बालक के विकास पर गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक प्रभाव डालता है। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें चारों ओर से घेरे रहती है, जो हमें चारों ओर से घेरे रहती है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखेंगे। वातावरण वह शक्ति है, वातावरण वह शक्ति है जो हमें चारों ओर से घेरे रहती है। आइए वातावरण के प्रकार को पढ़ते हैं। तो वातावरण के प्रकार जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण या इसे हम अंतःकोशीय वातावरण वातावरण कहते हैं, जैसे गर्भावस्था से लेकर और जन्म तक का जो वातावरण बालक महसूस करता है पेट के अंदर, वो आपका आंतरिक वातावरण है।
लेकिन जन्म के बाद बालक बाहरी वातावरण में आ जाता है और वह वातावरण जो होता है वो भौतिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण होता है, आर्थिक वातावरण होता है और सामाजिक वातावरण होता है। ठीक है? तो वातावरण जो है वो वंशानुक्रम में संबंध क्या है? वातावरण या वंशानुक्रम बराबर क्या होता है? व्यवहार। और व्यवहार जो है वो वंश परंपरा और गुणे वातावरण बराबर क्या होता है? व्यवहार होता है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने बोला है। ये जो वातावरण या वंशानुक्रम का जो सूत्र दिया है वो वुडवर्थ महोदय ने दिया है। देखिए वुडवर्थ यहाँ पर वंशानुक्रम की परिभाषा पूछी गई थी यूपी टेट जूनियर लेवल में और 2 बार, 1 बार नहीं ये 2 बार पूछी गई, 2014 में और फिर 2016 में। वंशानुक्रम वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये परिभाषा किसकी है? महत्वपूर्ण परिभाषा है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये परिभाषा है बी.एन. झा की। किसकी परिभाषा है? बी.एन. झा की है। और वुडवर्थ महोदय जी क्या कहते हैं? तो वुडवर्थ महोदय जी कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय और जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। बिल्कुल सही बात कही है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय अर्थात 9 माह में व्यक्ति में वो उपस्थित थी। वुडवर्थ तथा मार्क्वेस क्या कहते हैं कि व्यक्त वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। व्यक्त जो है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि क्या है? गुणनफल है। और ये पूछा गया था यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्त वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। ये किसने कहा है? ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, याद रखेंगे। अगले लैंडिस महोदय क्या कहते हैं? वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वंशक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति हमें इनको निवेश करने के अवसर प्रदान करता है। तो ये परिभाषा दी है किसने? लैंडिस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें कौन देता है? वातावरण देता है। और वंशक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति हमें इनको निवेश करने के अवसर प्रदान करता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है लैंडिस महोदय की। आइए समझते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो यूपी टेट 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 23 जोड़े, कुल 46 होते हैं। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। और यूपी टेट 2016 में, एमपी टेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। मानव व्यक्तित्व परिणाम
वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का है। देखिए यूपी टेट 2014 में पूछा गया है और सी टेट 2012 में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स और वाई, और लड़की के लिए एक्स एक्स। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। व्यक्तियों की भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्तियों में भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो ये सी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका पी टेट, पंजाब टेट, हरियाणा टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये कथन किसका है? तो याद रखेंगे ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये प्रत्यागमन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यागमन। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं, उस पुस्तक का नाम क्या है? एमील। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक किस पुस्तक से मिलते हैं? एमील से। और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? जॉन डीवी ने लिखी है, जॉन डीवी। शिशु की औपचारिक संस्था क्या है? विद्यालय। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। वंशानुक्रम जनित क्षमता का गुण है बुद्धि। वंशानुक्रम जनित क्षमता या गुण है बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव होता है किसका? होता है घर के वातावरण का। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है व्यक्तित्व निर्माण में। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है क्या? व्यक्तित्व निर्माण में। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? वर्णांध जो रोगी होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और पाइसम सैटाइवम वैज्ञानिक नाम है किसका? मटर का या उद्यान मटर का। वंशानुगत गुण है जन्मजात। वंशानुगत कैसा गुण है? जन्मजात है। और मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी कब? 1866 में। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं पितृक यानी कि जीन्स। जो जीन्स होते हैं वो वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण में। कहाँ हो सकता है? स्वच्छ वातावरण में। मेंडल के नियम के प्रतिपादक हैं। मेंडल नियम के प्रतिपादक हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। आँखों व त्वचा का रंग होता है कैसा? फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम है XY और मादा क्रोमोसोम है XX। ये देखिए मादा क्रोमोसोम है, ये आपका यूपी टेट 2016 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और वंशानुगतता का निर्धारण होता है किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा होता है। और निषेचित अंड कहलाता है भ्रूण। निषेचित अंड क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। और जन्म से पूर्व काल में अवस्थाएं होती हैं कितनी? 3। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है किसकी? शुक्राणु की। और सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम या अंड की। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह का। भ्रूण काल कितना होता है? 2 से 8 सप्ताह का होता है। लड़का या लड़की होना,
लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है किसके द्वारा? नर शुक्राणु द्वारा। वंशक्रम संबंधी नियम है, वंशक्रम संबंधी नियम है, ये समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। तो ये 3 नियम है वंशक्रम संबंधी। समानता का नियम, जिसमें हमने आपको बताया था कि समान समान का होता है, जैसे नर नर यानी कि पुरुष मानव मानव को जन्म देगा, पशु पशु को जन्म देगा। विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ये दोनों नियम, तीनों नियम पे चर्चा कर चुके हैं हम पीछे। वंशानुगत कारक बच्चों में प्रभावित करती है गर्भाधान से। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट एमपी टेट 2019 में। वंशानुगत कारक बच्चों को प्रभावित करती है गर्भाधान से, और बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ये कथन किसका है? टर्मन का। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कथन टर्मन का है। तो साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। वंशानुक्रम हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। तो साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है और आपके 3 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा बाल विकास के अंतर्गत अवस्थाएं को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गर्भावस्था यानी कि सबसे पहले भ्रूणावस्था, फिर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं हमें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सब लोग पूरा वीडियो देखने के लिए, और ध्यान से रहे। पूरे नोट्स को कॉपी में ज़रूर लिखना है और इसको बार बार दोहराते रहना है। अगले वीडियो में हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।